हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर की संक्रिया कैसे होती है, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क कैसे करता है, उसमें जो करंट होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। और उस सीरीज में हमने एक टाइप का करंट देख लिया था। मैंने ये बोला था कि ट्रांजिस्टर में 3 टाइप के करंट होते हैं, एक तो IB, एक IC, एक IE, है ना। 3 करंट होते हैं, उसमें से हमने IE को डिस्कस कर लिया था। अभी 2 टाइप के करंट और बच गए, IC और IB। तो IC और IB को हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए मैंने एक यहाँ पे सर्किट बनाया था वो मैं सर्किट बना देता हूँ। तो वो सर्किट एक बार हम लोग वापस बना लेते हैं, फिर वो सर्किट के अंदर ही हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि ऑपरेशन को डिस्कस करने के लिए या तो आप PNP ट्रांजिस्टर ले लो या NPN ट्रांजिस्टर ले लो। NPN ट्रांजिस्टर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, PNP में वहाँ पे होल आ जाएंगे, और उसमें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो एक बार मैं सर्किट बना लेता हूँ, और जो आपका सर्किट था वो कुछ ऐसे था। ये बीच में बेस वाला पार्ट था, ये एमीटर वाला पार्ट, ये बेस, ये कलेक्टर, ये बताया था मैंने। और ये जो पार्ट है, ये जैसे NPN ट्रांजिस्टर लिया था तो ये N है, ये P है और ये N, ऐसे बोला था मैंने। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि ये वाला जैसे N टाइप का, ये P टाइप का, NP, यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये N टाइप का है, P टाइप का, यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता था। तो मैंने यहाँ पे एक जंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, ये जंक्शन, एक जंक्शन यहाँ पे बन जाता है। 2 जंक्शन बनाए थे। ये जो जंक्शन है E और B के बीच में है, तो मैंने इसको बोला था जंक्शन JEB, ये बोला था। ये C और B के बीच में है तो JCB, ऐसे था। 2 जंक्शन हो गए थे अपने पास में, ये दोनों जंक्शन के बारे में बात की थी। फिर मैंने बोला था ये वाला पार्ट जो है इधर इनपुट साइड है, तो इनपुट साइड को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं अगर एक्टिव रीजियन में काम कराना है। अगर सक्रिय क्षेत्र में काम करवाना है, ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में वर्क करवाना है, तो उसके लिए इनपुट वाला जो पार्ट है उसको हमारे को फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में रखना है। और अग्र बायस या फॉरवर्ड में रखने का मतलब है P को P से, N को नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट करना है। तो देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इधर बैटरी से मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये B है। ठीक है, ये B है ना, बेस। इधर वाली साइड को ये आउटपुट वाला पार्ट है, आउटपुट वाला पार्ट को रिवर्स बायस में रखना है। किसमें? रिवर्स बायस मतलब फर्स्ट बायस। तो इसको फर्स्ट बायस में देखो, N को P से कनेक्ट कर दो, N को पॉजिटिव से, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जो बाकी बच गया वो ऑटोमेटिकली होके कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही ध्यान में रखना है कि इसको किस तरीके से कनेक्ट करना, इस वायर को कैसे कनेक्ट करना, फिर वो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया था। और अब देखो, इसमें हमने बोला था कि 3 टाइप के करंट होते हैं। ये जैसे N टाइप का था ना, तो N टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। मैंने बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल भी है लेकिन होल कम है। ये P टाइप का है, तो P टाइप में होल ज़्यादा है, पॉजिटिव होल होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है इलेक्ट्रॉन। दूसरा यहाँ पर ये N टाइप में इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे ऐसे, और होल भी है, होल माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, होल अल्पसंख्यक है। ठीक है, ये बातें तो छोटी छोटी है जो आपको सेमीकंडक्टर में मैंने समझा दी थी, तो वो तो होगी। ठीक है, फिर मैंने बोला था यहाँ से क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाला, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर रवाना हो जाएंगे, है ना। और इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पर IE करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी रह जाते हैं इस पार्ट में, तो उसकी वजह से कौन सा इधर चले जाते हैं, तो IB करंट भी प्रोड्यूस होता है। बोला था मैंने बेस करंट, ये IE हो गया था। एक इधर इस जंक्शन को पार करते तो IC करंट, क्योंकि C वाला आ गया ना, तो IC करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने IE की बात कर ली थी,
आई ई को हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं किसकी बात करूंगा, आई सी की और आई बी की। करेक्ट है। तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे, आई सी और आई बी की। तो आई ई जो होता है वो हो गया था मेजोरिटी और माइनॉरिटी की वजह से। अब आई सी की बात करते हैं। आई सी को बोलते हैं संग्राहक धारा। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखो संग्राहक धारा। इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट आई सी लिखो इसके अंदर, कलेक्टर करंट। अब देखो कलेक्टर करंट जो होता है वो भी दो टाइप के आवेश वाहकों की वजह से होता है, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। एक तो ये यहां से उत्सर्जक वाले पार्ट से, एमीटर वाले पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के गए थे यहां से, इनकी वजह से जब ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो इसकी वजह से आईसी प्रोड्यूस होता है। आईसी जो अरे इलेक्ट्रॉन या होल गति करते हैं, जो मोशन में आते हैं, उन्हीं की वजह से तो करंट फ्लो होता है। तो इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये आईई में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और जब इस जंक्शन को पार करते हैं तो आईसी बनता है उसकी वजह से। तो यहां पे एक तो आईसी इसकी वजह से हो गया। दूसरा देखना, यहां पर देखो ये होल भी है, ये होल माइनॉरिटी में है लेकिन है होल थोड़े बहुत। अब ये होल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये होल इधर आते हैं और इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। और जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो जैसे ही कोई चार्ज कैरियर, कोई आवेश वाहक जंक्शन को क्रॉस करता, संधि को क्रॉस करेगा, उसकी वजह से धारा उत्पन्न होती है, तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं इस जंक्शन को क्रॉस करके, मतलब उत्सर्जक वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से, जो कि क्या है, बहुसंख्यक, मेजोरिटी में, मेजोरिटी चार्ज कैरियर से। ये तो एक दूसरा, यहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक मतलब होल, इन ये जब इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर भी जो आईसी उत्पन्न होने के दो कारण हैं, देयर आर टू रीजंस जो कि अपना आईसी क्रिएट करते हैं, आईसी प्रोड्यूस करते हैं। एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। ठीक है। तो इसमें अभी ये जो मैंने समझा है, ये वाली थ्योरी इसके अंदर लिखनी है। तो लिखो, पहले हिंदी में लिख लो। संग्राहक धारा, संग्राहक धारा, संग्राहक धारा भी दो प्रकार के आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। संग्राहक धारा भी दो प्रकार के आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। संग्राहक धारा भी दो प्रकार के आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो पॉइंट, इसमें एक तो पहला तो लिख लेना, दो प्रकार के आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है ना, दो टाइप के चार्ज कैरियर से प्रोड्यूस होता है। तो वो दो टाइप के जो चार्ज कैरियर है वो कौन से हैं? वो जो दो टाइप के चार्ज कैरियर है वो कौन है? एक पहला तो कौन है? पहला तो है ये इसका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन है पीएनपी होगा तो उसमें होल हो जाएंगे, तो हम लोग इसको बोल देते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। तो उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेश वाहक, आवेश वाहक। और एक जो दूसरा है वो कौन सा है? ये संग्राहक के अल्पसंख्यक आवेश वाहक, संग्राहक के अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इंग्लिश वाले लिखो, आईसी में क्या लिखना है? आईसी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आईसी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। IC is produced due to two type of charge carriers. IC is produced due to two type of charge carriers. First one majority charge carriers of emitter. इसको मेजोरिटी लिखना, इलेक्ट्रॉन या होल मत लिखना, क्योंकि एनपीएन में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और पीएनपी में होल होते हैं, तो जो भी मेजोरिटी होता है वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। इसमें माइनॉरिटी
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऑफ कलेक्टर। आगे बात समझ में? दो टाइप के चार्ज कैरियर से प्रोड्यूस होता है, एक तो मेजॉरिटी वाला, एक माइनॉरिटी वाला। समझ में आया? जो मेजॉरिटी वाला होता है उसको कोई सिंबल से लिखते हैं। एक सेकेंड, जनरली जो बुक्स में सिंबल चलता है मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। 1 सेकेंड। देखो इसमें जो है ये दोनों चीज़ें हो गई। दो टाइप के चार्ज कैरियर से, किसी ने छापा नहीं है तो ये छाप सकते हो। ये दो टाइप के चार्ज कैरियर, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता देता हूँ अभी। इसके दो टाइप के चार्ज कैरियर होंगे, ये एक तो ये एक ये, है ना। अब इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इसको जिसने नहीं छापा इसको छाप लेना पॉज करके, ठीक है। देखो दो टाइप के चार्ज कैरियर हो गए। तो आईसी जो होता है वो दो टाइप के, एक तो आईसी बहुसंख्यक बोलते हैं, मेजॉरिटी बहुसंख्यक, मेजॉरिटी वाले। एक आईसी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी वाले, जिनकी संख्या कम है, ठीक है। आईसी, ये माइनॉरिटी वाला जो है इसको आईसीओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। आईसी ये तो हो गया मेजॉरिटी, और इसको जो होता है इसको लिखते हैं आईसीओ। क्या लिखते हैं? आईसीओ। ये जो आईसीओ है इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट, क्षरण धारा। इसके बारे में कहानी आगे बताऊंगा, जब एक एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा ना, अलग अलग विन्यास पढ़ाऊंगा, ये विन्यास क्या चीज़ है आगे बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा आईसीओ के बारे में डिटेल में। आई बात समझ में? तो आईसीओ के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईसीओ। जो अल्पसंख्यक जो धारा है ना, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा होती है उसको क्षरण धारा भी बोलते हैं, लीकेज करंट। और इसको आईसीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आईसीओ से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसका सारा कारण आगे, सारी चीजें इसके बारे में आगे आएगी, ठीक है, डिटेल आएगी। अभी इतना ही रहने दो, है ना, आईसीओ। अब देखो मैं आगे बात करता हूं। अपने पास में जिसने नहीं छापा है ये छाप लेना, है ना। ये आईसी का हो गया। अब आईबी के बारे में बात करते हैं। लास्ट का करंट बच गया 3rd नंबर का, आईसी, जिसको आधार धारा बोलते हैं। तो मैं 3rd चालू कर रहा हूं, आधार धारा। आईसी, आईबी, बेस करंट। देखो बेस करंट ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है। अगर यहां पर ये बेस करंट नहीं जाता तो फिर ये ट्रांजिस्टर होता ही नहीं। दो ही अगर वायर होते हैं तो फिर ये अलग टाइप की डिवाइस होता। ये बेस की वजह से ही तो जंक्शन बनता है। तो बेस, भले ही हम लोग बेस जो आधार बना रहे हैं उसकी जो लेयर होती है वो बहुत थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है। मैंने आपको बताया भी था कि इसके कंपैरिजन में अगर ये 500 मीटर का है पूरा, तो ये बेस जो होगा वो 1 मीटर का होगा। तो आप सोच सकते हो कि इस पूरी लेंथ की तुलना में बेस की चौड़ाई कितनी सी है। बहुत कम विड्थ का होता है ये, है ना, बहुत थिन लेयर है। बाकी बट बेस का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि बेस ही नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो जंक्शन बनेंगे वो बनेंगे ही नहीं। और जंक्शन नहीं बना तो फिर ट्रांजिस्टर का कोई गेम ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? तो फिर दो जंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, JEB और JCB, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो आधार धारा है वो बहुत ही कम वैल्यू होती है, इसकी माइक्रो में आता है। जैसे अगर ये मिली में आ रहा तो वो माइक्रो में आता, बहुत कम वैल्यू होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। आधार धारा का मान, आधार धारा का मान संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के तुलना में अत्यल्प होता है। आधार धारा का मान संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा की तुलना में अत्यल्प होता है। द वैल्यू ऑफ बेस करंट, द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज वेरी लेस कंपैरेटिवली, द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज वेरी लेस कंपैरेटिवली, द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज वेरी लेस कंपैरेटिवली
एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट, कंपेरेटिव टू एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट। ठीक है, ये चीज आ गई, एक बात समझ में आई, ये चीज है। आगे बात करता हूँ, दूसरी और बातें करते हैं। ये करंट के बारे में हो गया। हाँ, ये इतनी चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल ऑब्वियसली समझ में तो आई होगी। आगे बात करते हैं। मैंने एक करंट, जो करंट्स है इसमें जो धाराएं हैं उनके में एक रिलेशन बताया था ना, तो वो रिलेशन और लिख लेते हैं। हमने 3 टाइप के करंट पढ़ लिए, ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना, ऑपरेशन में हमने 3 चीजें पढ़ ली, IB, IC, IE, तीनों के बारे में पढ़ ली। अब इन तीनों में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। इसी के अंदर ऑपरेशन में बता रहा हूं मैं सारी चीजें। रिलेशन, धाराओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट्स, रिलेशन बिटवीन करंट्स। देखो, तो ऐसे होता है, जो उत्सर्जक धारा होती है, उत्सर्जक धारा मतलब एमीटर करंट, जो मैंने आपको बहुत पहले साइन कन्वेंशन बताया था, तब वहीं पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो तो वहां पे तो बस जस्ट बताया था ताकि वहां पे चीजें समझ में आ जाए, लेकिन इसका एक्चुअल थ्योरी यहां पे आता है। ये जो होता है, ये संग्राहक धारा, संग्राहक धारा प्लस आधार धारा, इन दोनों को योग से मिलकर बनता है सम ऑफ कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, प्लस बेस करंट। ठीक है ना, दोनों टाइप के करंट आ जाएंगे। मतलब ये जो आया, ये ऐसा आएगा IC, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। कुछ जगहों पे आगे चल के देखेंगे तो IB का वैल्यू काफी कम होता है, तो IE को IC के इक्वल भी मान लेते, कुछ जगहों पे चलेंगे, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। आई बात समझ? ये, और ये हमेशा वैलिड रहता है, भले ही IB का वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, लेकिन वैलिड हमेशा रहता है। ये बात समझ में आ गई, ये रिलेशन आ गया। एक और जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़ और आती है, इसको बोलते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये लास्ट पार्ट है इसका, फिर उसके बाद में मैं नई टॉपिक चालू करूंगा, प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। देखो, जो अपने पास में ट्रांजिस्टर है उसमें 2 टाइप के करंट है। वैसे तो 3 करंट हो गए, IB, IC, IE, लेकिन टाइप 2 है। टाइप 2 मतलब जैसे एक तो इनपुट वाले पार्ट में, एक आउटपुट वाले पार्ट में। इनपुट वाले पार्ट में जो करंट होगा और आउटपुट वाले पार्ट में जो करंट होगा, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, उसको बोलते हैं क्या? धारा प्रवर्धन गुणांक। एक तो कॉमन रहेगा एक पार्ट, तो देखो कॉमन क्यों, कॉमन कैसे है? ये वाला वायर तो दोनों इधर वाले पार्ट में भी है, इधर वाले पार्ट में, तो कॉमन हो गया ना। जैसे क्रिकेट खेलते एक कीपर कॉमन हो जाता है, वो दोनों टीमों में रहता है। सेम उसी तरीके से ये वायर देखो, यहां पर बेस से निकल के आ रहा है, ये वायर जो है कॉमन, ये इधर भी है, इनपुट आउटपुट में भी काम कर रहा है, ये आउटपुट वाले सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है और इनपुट वाले सर्किट को भी काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ये वाला जो वायर है ये क्या है? कॉमन है। तो इसमें जो करंट आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो दोनों करंट बच गए, उन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रेशियो है, उसको बोलते हैं क्या? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, धारा प्रवर्धन गुणांक। तो जैसे यहां पर धारा प्रवर्धन गुणांक का मतलब होता है निर्गत धारा और निवेशी धारा का अनुपात। तो इसमें लिख लो, लिखो, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट
करंट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करेक्ट। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। तो धारा प्रवर्धन गुणांक में हो गया अपना ये डेफिनेशन, आउटपुट करंट, निर्गत धारा या निर्गत धारा लिख देता हूं इसको, अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट निवेशी बोलते हैं इसको, निवेशी धारा। अब ये निवेशी धारा और निर्गत धारा हर जगह पर अलग अलग हो सकती है। हर जगह पर अलग अलग होने का मतलब, जैसे ये सिचुएशन है तो इसमें ये जैसे करंट का डायरेक्शन ये है, इसमें जो करंट है वो कौन सा आई करंट है यहाँ पे इस पार्ट में, तो यहाँ पर निवेशी धारा कौन सी आई ई, यहाँ पर ये निर्गत धारा कौन सी है आई सी। तो आई सी और आई ई का रेशियो आएगा यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, लेकिन ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अभी अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे होगा, कितने टाइप का होगा, अभी थोड़ी देर बाद में मैं बात करूंगा। ये क्या आ गया, धारा प्रवर्धन गुणांक बोलते हैं इसको, धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये मिल गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ये जिसने नहीं छापा है यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे छाप लेना है इसको, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है इसमें, और ऑपरेशन का जो चल रहा था अपना ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। इसका क्या बोलते हैं इसको, प्रक्रिया जो इसकी संक्रिया चल रही थी वो कंप्लीट हो गया कि कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये बातें हो गई अपने पास। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, अब ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से सर्किट में लगा सकते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास, मतलब वायर को कैसे कैसे कनेक्ट करें। जैसे यहाँ पर हमने बेस वाले पार्ट से जो वायर आ रहा था उसको दोनों तरफ कॉमन कर रखा था, तो बेस को कॉमन करते हैं तो आधार को कॉमन करें तो इसको आधार अभिविन्यास बोलते हैं। कौन सा, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ को मतलब कॉमन, तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, ये आधार को उभयनिष्ठ किया है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बेस को कॉमन नहीं करके मैं कलेक्टर को कॉमन कर दूं, मतलब कलेक्टर वाला पार्ट कॉमन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। और इसी तरीके से अगर एमीटर को कॉमन कर दूं तो तीन ही पार्ट, एक बार इसको कॉमन कर लो, एक बार इसको, एक बार इसको, इस तरीके से तीन तरीके से वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और तीन तरीके से वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास या विन्यास। तो संधारित्र क्या है, इसको ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से अभिविन्यासित कर सकते हैं, तीन तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक, ये तीनों पढ़ेंगे और ये तीनों पढ़ते ही ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, एक जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख लेना, एक पैटर्न को, दोनों पैटर्न ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, एक पैटर्न को ध्यान रख लेना है ना। तो मैं एक पैटर्न पे कॉपी करूंगा, जो थ्योरी लिखेंगे ना, जो थ्योरी लिखेंगे वो थ्योरी भी वो एक पैटर्न पे जैसी होगी ना, सेम उस पे होगी, बस छोटी छोटी चीजें चेंज होती रहेगी, वो मैं बता दूंगा क्या चीजें चेंज होगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी अभिविन्यास के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। और कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास का मतलब मैंने समझा दिया कि वायर्स को ट्रांजिस्टर में कैसे जोड़े, कॉमन किसको रखना, उसके बेस पर होगा ये। तो इसको लिख लो क्या, ट्रांजिस्टर के विन्यास या अभिविन्यास, ट्रांजिस्टर के विन्यास या अभिविन्यास। हेडिंग हो गया, इसके अंदर लिखो, देर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, देर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के तीन प्रकार के अभिविन्यास होते हैं, ट्रांजिस्टर के तीन प्रकार के अभिविन्यास होते हैं।
ट्रांजिस्टर के 3 प्रकार के अभिविन्यास होते हैं। अभिविन्यास कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के। देखो, फर्स्ट मैंने बताया, एक तो कॉमन बेस, मतलब उभयनिष्ठ आधार, इसको लिख रहा हूँ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास या विन्यास, अभिविन्यास। ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CBC। ठीक है। सेकंड कौन होगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। एक बार बेस हो गया, एक बार उत्सर्जक एमिटर हो जाएगा, एक बार कलेक्टर हो जाएगा, संग्राहक हो जाएगा। तो अब आएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, CEC। ठीक है। थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या है? उभयनिष्ठ संग्राहक कॉमन कलेक्टर, संग्राहक अभिविन्यास, इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, CCC, CCC। ठीक है ना। ये 3 टाइप के अभिविन्यास होते हैं। एग्जाम में जब भी लिखो ना ऐसे, तो आपको ये पूरे वर्ड लिखने हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करके आना है। ठीक है। तो ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो गए, 3 होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 3 टाइप के अभिविन्यास होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये बातें हैं। चलो ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर से एक एक को कंटिन्यू करेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, और फिर ये ज़्यादातर इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली पढ़ेंगे ये इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काम में आता है एम्पलीफायर में, वो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो ये है, ये वाला कॉमन एमिटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला, ये सबसे ज़्यादा काम में आता है एम्पलीफायर में। वो जो डीजे वाला जो मशीन लेके आता है, उसमें जो एम्पलीफायर लगा होता है, तो एम्पलीफायर में सबसे सूटेबल कौन सा होता है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप कॉमन एमिटर को कॉमन रख के जो एम्पलीफायर बना, जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो और उससे जो एम्पलीफायर बनाते हो, वो वाला पार्ट ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी वगैरह और या जो भी एक सर्किट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि सही तरीके से वर्क करे, सारी चीज़ें बैलेंस में रहे, उसके लिए ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तो मैं पहले इससे शुरुआत करूंगा। इसमें जो जो पॉइंट डिस्कस करूंगा, सेम पॉइंट इसमें भी डिस्कशन होगा, फिर ये सारी चीज़ें इसमें भी डिस्कस होगी। इसमें कुछ एक पॉइंट अलग डिस्कस होगा, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। जैसे मैंने एक क्षरण धारा बोली थी, लीकेज करंट, वो वाला। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, CBC। ठीक है।